Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. भारतीय इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ उस समय को नहीं बदलते बल्कि आने वाले पूरे भविष्य की दिशा ही तय कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। 1857 का विद्रोह एक ऐसी ही जबरदस्त घटना थी। सही बात है। एक चिंगारी जिसने देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में आप कह सकती हैं आग लगा दी और ब्रिटिश शासन की तो नींव तक हिला दी। बिल्कुल। और देखिए, इससे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कह देना जैसा कुछ शुरुआती ब्रिटिश नजरों में था, वो इसके विशाल दायरे और गहरी जड़ों को अनदेखा करने जैसा होगा। हाँ, ये बात तो है। हमारे जो स्रोत हैं, जैसे तमिलनाडु बोर्ड की कक्षा 12 की इतिहास की किताब और दूसरे दस्तावेज भी, वो दिखाते हैं कि ये सालों से जमा हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हर तरह के असंतोष का एक विस्फोटक नतीजा था। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद यही है कि उपलब्ध स्रोतों के आधार पर इस महान विद्रोह की तह तक जाएं। हम इसके पीछे के कारणों को हंगालेंगे, देखेंगे कि ये कैसे फैला, कौन इसके मुख्य नायक थे और हाँ, ये आखिर असफल क्यों हुआ। बिल्कुल। और सबसे जरूरी कि इसने भारतीय इतिहास और ब्रिटिश राज पर क्या स्थायी छाप छोड़ी। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, जरूर। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि 1857 की घटनाएं अचानक भड़क उठी, लेकिन जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये बात सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो लगभग 100 साल से जो ब्रिटिश नीतियां चल रही थी उनका नतीजा था, जिसने समाज के हर तबके को राजा, नवाब, जमींदार, किसान, कारीगर, पंडित, मौलवी, सिपाही सबको प्रभावित किया था। सही कहा। अगर हम कारणों को देखें परत दर परत, तो सबसे पहले राजनीतिक कारण दिखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की वो व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा था। बहुत बड़ा। इसके तहत क्या था कि शासकों के दत्तक पुत्रों के अधिकार को माना नहीं गया, और सतारा हो गया 1848 में, फिर झांसी, नागपुर 1854 में, ऐसे कई राज्यों को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ये सिर्फ जमीन हड़पना नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय शासकों के सदियों पुराने अधिकार और उनकी परंपरा पर सीधा हमला था। इससे उनमें गहरा अविश्वास पैदा हुआ, अंग्रेजों के प्रति। और फिर 1856 में अवध का विलय, वो तो कुशासन का बहाना बनाकर कर लिया था। हाँ, और उसका असर तो बहुत ही गहरा था, खासकर बंगाल आर्मी पर। क्यों? क्योंकि ज्यादातर सिपाही अवध से ही आते थे। उन्होंने इसे अपने वतन पर, अपनी इज्जत पर चोट की तरह देखा। अच्छा, और मुगल बादशाह का क्या? बहादुर शाह जफर? हाँ, वो तो अब नाम के ही शासक रह गए थे। उनके प्रति भी अंग्रेजों का रवैया लगातार अपमानजनक होता जा रहा था। उन्हें लाल किला छोड़ने को कहा गया, उनके उत्तराधिकार के जो पदनाम थे वो बदलने को कहा गया। इससे भी लोगों की भावनाएं आहत हुई होंगी, खासकर मुसलमानों की। बिल्कुल। तो ये तो हुए राजनीतिक कारण। अच्छा, आर्थिक मोर्चे पे क्या चल रहा था? स्रोत बताते हैं कि हालत बहुत खराब थी उधर भी। बहुत ज्यादा। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां थीं, जैसे वो स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, और रैयतवाड़ी सिस्टम। हाँ, ये किसानों के लिए विनाशकारी साबित हुई। लगान इतना भारी था कि किसान कर्ज के जाल में फंसते गए, और कई पुराने जमींदार भी अपनी जमीनें खो बैठे। अध्याय 7 में इसका जिक्र है शायद। हाँ, इसने ग्रामीण भारत में भयानक गरीबी और असंतोष फैलाया। और इसके साथ ही वो ब्रिटेन से जो सस्ता माल आ रहा था, हाँ, उसने भारत के पारंपरिक उद्योगों को, खासकर कपड़ा और हैंडीक्राफ्ट्स को एकदम तबाह कर दिया, जिसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए होंगे। लाखों। और ऊपर से वो इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत, भारत की दौलत का लगातार ब्रिटेन जाना, इसने तो देश की आर्थिक कमर ही तोड़ दी थी। फिर आते हैं सामाजिक धार्मिक कारण। वो भी कम नहीं थे। बिल्कुल, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां बढ़ रही थीं, और लोगों में ये डर फैल रहा था कि अंग्रेज उनका धर्म बदलवाना चाहते हैं। और वो नस्लीय अहंकार तो था ही अंग्रेजों का, भारतीयों के साथ उनका बर्ताव बहुत अपमानजनक था। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने पहले इशारा किया था, कि अंग्रेजों ने जो कुछ सुधार किए, हाँ, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, या 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। बिल्कुल, जिन्हें आज हम प्रगतिशील मानते हैं, उन्हें भी उस समय के कई रूढ़िवादी भारतीयों ने
अपनी सामाजिक और धार्मिक परंपराओं पर हमले के तौर पर देखा। और पश्चिमी शिक्षा, संस्कृति का फैलाव, उससे भी अपनी पहचान खोने का डर लगा लोगों को। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में सैन्य कारण, जो शायद सबसे विस्फोटक साबित हुए। सेना के अंदर क्या चल रहा था? सेना के भीतर असंतोष तो लंबे समय से पनप रहा था। भारतीय सिपाहियों को वेतन कम मिलता था, प्रमोशन के मौके लगभग नहीं थे और उनके साथ अक्सर बुरा बर्ताव होता था। और वो 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम भी था ना? हाँ, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, वो भी एक बड़ा मुद्दा बना, क्योंकि इसने सिपाहियों को समुद्र पार जाकर लड़ने के लिए मजबूर किया, जो कई हिंदुओं के लिए धार्मिक रूप से सही नहीं माना जाता था। और सेना में भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात भी तो बहुत बिगड़ चुका था। हाँ, भारतीय बहुत ज्यादा थे। और देखिए, 1806 का जो विल्लोर विद्रोह था, जैसा अध्याय 10 में बताया गया है, वो इसी तरह के धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दों पर हुआ था। वो एक चेतावनी थी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। और फिर आई वो आखिरी चिंगारी। हाँ, नई एनफील्ड राइफल और उसके कारतूस। अच्छा, इसमें क्या था? इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। और जनवरी 1857 में बंगाल में ये अफवाह फैल गई कि कारतूसों पर जो ग्रीस लगी है वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी है। ओहो, इससे तो हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं भड़क गई होंगी। एकदम। बस यहीं से बात असल में भड़क उठी। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे, हाँ, मार्च 1857 में उन्होंने इस कारतूस का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और अपने अफसरों पर हमला कर दिया। उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन ये खबर तेजी से फैली। और फिर आया 10 मई 1857 का दिन, मेरठ। हाँ, मेरठ। वहां तैनात सिपाहियों ने खुलेआम विद्रोह कर दिया। उन्होंने कारतूसों को छूने से मना किया, अपने साथी कैदियों को छुड़ाया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारा और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिल्ली पहुंचना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, है ना? प्रतीकात्मक रूप से भी और रणनीतिक तौर पर भी। बिल्कुल। 12 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंचे और शहर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बूढ़े और सच कहें तो अनिच्छुक मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। हालांकि उनके पास असली शक्ति तो थी नहीं थी, लेकिन उनके नाम ने विद्रोह को एक केंद्रीय नेतृत्व और एक तरह की वैधता देने की कोशिश की, जिससे ये सिर्फ सिपाहियों का गदर न लगे बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले सके। और दिल्ली पर कब्जे की खबर जैसे ही फैली, आग की तरह फैली। विद्रोह तेजी से उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में फैल गया। कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, आरा, हर जगह स्थानीय नेता उठ खड़े हुए। हाँ, दिल्ली में तो असली कमान जनरल बख्त खान के हाथों में आ गई थी, जो बरेली से अपनी टुकड़ी लेकर आए थे। बिल्कुल। कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने नेतृत्व संभाला और उनके साथ थे उनके बहादुर सेनापति तांत्या टोपे और अजीमुल्ला खान। लखनऊ में बेगम हजरत महल थीं, अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह की बेगम। हाँ, उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, उनकी कहानी तो कौन नहीं जानता। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उन्होंने अंग्रेजों से जबरदस्त लोहा लिया। बरेली में खान बहादुर खान थे। हाँ, रोहेलखंड के पूर्व शासक के वंशज। और बिहार के आरा में जरा सोचिए, जगदीशपुर के 80 साल के जमींदार कुंवर सिंह। 80 साल के, उन्होंने भी विद्रोह का झंडा बुलंद किया। बिल्कुल, उम्र को मात देते हुए। तो इन सभी नेताओं ने अद्भुत साहस और वीरता दिखाई, लेकिन क्या इनमें कोई आपसी तालमेल था? स्रोत बताते हैं कि शायद यही एक बड़ी कमी रह गई। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हर नेता अपने इलाके में बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व और एक समन्वित रणनीति, उसका अभाव साफ दिखता है। और शायद लक्ष्य भी अलग अलग थे सबके। हाँ, बिल्कुल। कोई अपनी खोई हुई रियासत वापस चाहता था, कोई अपनी जमींदारी, कोई बस अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहता था। एक साझा राजनीतिक दृष्टि, एक भविष्य की योजना, उसकी कमी थी। दूसरी तरफ ब्रिटिश कैसे प्रतिक्रिया दे रहे थे? वो तो चौंक गए होंगे शुरू में। चौंके जरूर थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनके पास बेहतर हथियार थे, संगठित सेना थी, कुशल सेनापति थे और सबसे बढ़कर उनके पास संचार के आधुनिक साधन थे। जैसे टेलीग्राफ? हाँ, टेलीग्राफ, जिसे डलहौजी ने ही शुरू करवाया था। इससे वो तेजी से सूचनाएं भेज सकते थे, अपनी सेनाओं को कोऑर्डिनेट कर सकते थे। विद्रोहियों के पास ये सब नहीं था। और उन्होंने विद्रोह को कुचला भी बड़ी निर्ममता से। हाँ, दमन बहुत क्रूर था। दिल्ली पर सितंबर 1857 में दोबारा कब्जा किया गया। भीषण लड़ाई के बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। वहीं उनकी मृत्यु हुई। कानपुर, लखनऊ, वहां भी विद्रोहियों को हराया गया।
रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुईं। तांत्या टोपे बच निकले थे, गुरिल्ला युद्ध जारी रखा, लेकिन अप्रैल 1859 में उन्हें भी पकड़कर फांसी दे दी गई। नाना साहब और बेगम हजरत महल वो नेपाल चले गए। तो फिर सवाल यही उठता है कि इतनी वीरता, इतनी व्यापकता के बावजूद ये महान विद्रोह आखिर असफल क्यों हुआ? एक कारण तो आपने बताया, केंद्रीय नेतृत्व और समन्वय की कमी। और क्या वजह थी? स्रोत कई और कारण भी गिनाते हैं। एक तो ये कि विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। दक्षिण भारत, पंजाब, सिंध, राजपूताना के ज्यादातर हिस्से, बंगाल का बड़ा भाग, ये सब या तो अछूते रहे या वहां असर बहुत कम था। अगर इन क्षेत्रों का सक्रिय समर्थन मिलता तो शायद बात कुछ और होती। बिल्कुल। दूसरी बात, समाज के सभी वर्गों का समर्थन भी नहीं मिला। अच्छा, जैसे शिक्षित मध्यम वर्ग था, व्यापारी और साहूकार वर्ग, इन्होंने आमतौर पर विद्रोह से दूरी बनाए रखी। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश शासन उनके हितों के लिए बेहतर है। और इससे भी जरूरी बात शायद ये थी कि कई बड़े भारतीय शासक अंग्रेजों के साथ थे। हाँ, ये बहुत अहम था। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, पटियाला, नाभा, जींद के सिख शासक, नेपाल के राजा, ये न सिर्फ अलग रहे बल्कि इन्होंने अंग्रेजों की खुलकर मदद की। लॉर्ड कैनिंग ने बाद में कहा भी था शायद कि इन शासकों ने तूफान में तरंग रोधक का काम किया। बिल्कुल, ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म। और जाहिर है ब्रिटिश सैन्य और तकनीकी श्रेष्ठता तो थी ही। हाँ, वो एक निर्णायक कारक था। बेहतर राइफलें, तोपखाना, संगठित सैन्य रणनीति, अनुभवी जनरल और रेलवे और टेलीग्राफ का कुशल उपयोग, इन सब ने अंग्रेजों को विद्रोहियों पर भारी बढ़त दी। विद्रोहियों के पास साहस था, संकल्प था, लेकिन संसाधन और संगठन की कमी थी। तो भले ही 1857 का विद्रोह अपने तात्कालिक लक्ष्यों को पाने में असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम वो बहुत गहरे और दूरगामी हुए। इसने तो भारतीय इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। निश्चित रूप से ये भारतीय इतिहास में एक विभाजक रेखा है, आप कह सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा परिणाम क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। हाँ, 1857 ने यह साबित कर दिया कि एक व्यापारिक कंपनी इतने बड़े देश पर शासन नहीं कर सकती। बिल्कुल, और इसी के चलते अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया, भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। कंपनी की जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उन्हें खत्म कर दिया गया। और गवर्नर जनरल का पद? भारत के गवर्नर जनरल को अब वाइसराय कहा जाने लगा। वो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि होता था। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बने और लंदन में भारत के मामलों की देखरेख के लिए एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत सचिव। वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। हाँ, और उसकी मदद के लिए एक 15 सदस्यों की इंडिया काउंसिल बनाई गई। और फिर 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की वो प्रसिद्ध घोषणा हुई जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था। उसमें क्या खास बातें थीं? उसमें कई वादे किए गए थे। जैसे भारतीय राजाओं और नवाबों को ये भरोसा दिया गया कि उनके मौजूदा क्षेत्रों का सम्मान किया जाएगा। भविष्य में विलय की नीति जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो नहीं अपनाई जाएगी। उनके अधिकार, सम्मान, गरिमा, ये सब बनाए रखने का वादा। हाँ, वादा किया गया। लोगों को धार्मिक सहिष्णुता का आश्वासन दिया गया कि उनके धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि भारतीयों को उनकी शिक्षा, योग्यता और ईमानदारी के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरियों में शामिल किया जाएगा। लेकिन क्या ये वादे निभाए गए, खासकर नौकरियों वाला? दुर्भाग्य से इनमें से कई वादे, खासकर नौकरियों में समानता वाला, वो कागजी ही ज्यादा साबित हुए। लेकिन हाँ, इस घोषणा ने कम से कम सैद्धांतिक तौर पर ब्रिटिश शासन की दिशा बदलने की कोशिश जरूर की, ताकि भविष्य में 1857 जैसी घटना ना हो। एक और बड़ा बदलाव सेना के पुनर्गठन में हुआ था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। भविष्य के विद्रोहों को रोकने के लिए सेना को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया। क्या किया गया उसमें? सबसे पहले तो सेना में ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया और भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई, खासकर बंगाल आर्मी में जहां विद्रोह सबसे ज्यादा फैला था। और जो महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने थे जैसे तोपखाना, आर्टिलरी, उस पर पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित किया गया। और शायद सबसे चालाकी भरा कदम था वो फूट डालो और राज करो की नीति को सेना में लागू करना। बिल्कुल, अब रेजिमेंटों का गठन जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर किया जाने लगा, जैसे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट।
इसका मकसद क्या था? मकसद साफ था, सिपाहियों में कोई अखिल भारतीय या राष्ट्रीय भावना ना पनपने पाए, उन्हें आपस में बांट कर रखा जाए। अंग्रेजों ने तथाकथित लड़ाकू जातियों यानी मार्शल रेसेस जैसे गोरखा, सिख, पठान इनको तरजीह देना शुरू किया और उन इलाकों के लोगों पर अविश्वास किया जहां विद्रोह हुआ था, जैसे अवध और बिहार। तो संक्षेप में कहें तो 1857 ने ब्रिटिश राज का चेहरा बदल दिया, प्रशासनिक तौर पर भी और सैन्य तौर पर भी। संगठित हों तो शक्तिशाली ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। इसने भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक प्रेरणा का काम किया। बिल्कुल। 1857 में जो हिंदू मुस्लिम एकता दिखी थी, वो भी आगे चलकर याद की जाती रही। चलिए अब कुछ मुख्य बातें दोहरा लेते हैं जो परीक्षाओं के लिहाज से या फिर गहरी समझ के लिए जरूरी हैं। प्रीलिम्स पॉइंटर्स के तौर पर क्या याद रखना चाहिए? हाँ, देखिए, मुख्य नेता और उनके केंद्र ये जरूर याद रखें। दिल्ली, जनरल बख्त खान या बहादुर शाह टू। कानपुर, नाना साहब तांत्या टोपे। लखनऊ, बेगम हजरत महल। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई। बरेली, खान बहादुर खां। बिहार में आरा से कुंवर सिंह। और मेरठ में विद्रोह की शुरुआत की तारीख 10 मई 1857। तात्कालिक कारण वो चर्बी वाले कारतूस। और सबसे बड़ा परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1858, जिससे सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हुई और सेना का पुनर्गठन। ठीक है। और अगर मेंस इनसाइट्स के नजरिए से देखें तो देखिए, ये विद्रोह भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। इसने ब्रिटिश नीतियों को मौलिक रूप से बदल दिया। वो विलय वाली आक्रामक नीति छोड़ी गई, प्रशासन सीधे क्राउन के हाथ में आया, सेना में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। और भले ही ये असफल रहा। हाँ, असफल होने के बावजूद इसने साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की एक बहुत शक्तिशाली विरासत छोड़ी। ये भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बड़ी प्रेरणा बना। राष्ट्रीय चेतना को जगाने में इसकी बहुत अहम भूमिका रही। वीर सावरकर जैसे राष्ट्रवादियों ने तो इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है। हाँ, जो इसकी महत्ता को दिखाता है। हालांकि इतिहासकार इसकी प्रकृति पर अलग अलग मत रखते हैं कि ये क्या था वास्तव में। तो ये थी 1857 के महान विद्रोह की कहानी। मतलब जटिल कारण थे, अभूतपूर्व वीरता थी और बहुत दूरगामी परिणाम हुए। इसने ब्रिटिश राज के चरित्र को बदला और अनजाने में ही सही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की नींव को और मजबूत किया। बिल्कुल। कंपनी राज का अंत और क्राउन राज की शुरुआत, ये बदलाव अगले 90 सालों तक भारत की नियति को आकार देता रहा। नियंत्रण और कड़ा हुआ, ये सही है, लेकिन साथ ही प्रतिरोध की भावना भी और मजबूत होती गई। ये सोचने वाली बात है कि 1857 की जो असफलता थी, उससे जो सबक सीखे गए होंगे, जैसे संगठन की कमी या सभी वर्गों को साथ न ला पाना, उन्होंने भविष्य के नेताओं को अपनी रणनीति बनाने में कैसे मदद की होगी। शायद इसी नींव पर आगे चलकर एक ज्यादा संगठित और व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हो पाया। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.